2001 के अप्रैल में पहली जात हत्या के लगभग 20 साल बाद ग्रीन रिवर हत्यारे का मामला एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गया। उस समय तक डेव रिचर्ड, जो किंग काउंटी के शेरिफ बन गए थे, उन्होंने उस मामले को कभी नहीं छोड़ा जिसने उन्हें वर्षों तक मंत्रमुग्ध रखा था। अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए उन्होंने मामले की पूर्ण जांच के लिए एक नई टास्क फोर्स स्थापित की। टॉम जेसन को इस मामले पर विशेष रूप से काम करने के लिए फिर से लाया गया। नई टास्क फोर्स में शुरू में केवल 6 सदस्य शामिल थे, जिनमें फोरेंसिक विशेषज्ञ भी शामिल थे। इस टीम ने सभी संग्रहीत सामग्रियों की सावधानी पूर्वक समीक्षा की और अतिरिक्त धनराशि के साथ उन्होंने जल्द ही समूह को 30 लोगों तक बढ़ा दिया। पहले 3 पीड़ितों से एकत्र किए गए सभी डीएनए, विशेष रूप से वीर्य के नमूने को एडवांस लैब विश्लेषण के लिए भेजा गया। शेरिफ रिचर्ड का मानना था कि आधुनिक तकनीक उन्हें उन पीड़ितों से डीएनए की तुलना करने की अनुमति देगी जो गैरी लियोन रिजवे से ली गई लार के नमूनों से मेल खाते थे, जो 1987 से संदिग्ध था। 2001 के सितंबर की शुरुआत में प्रयोगशाला के परिणामों ने उनके संदेह की पुष्टि की। रिजवे का डीएनए पीड़ितों पर मिले नमूनों से मेल खाता था। ये साबित करता है कि वह पहले 3 हत्याओं के लिए जिम्मेदार था। इस खुलासे ने रिचर्ड और जेसन दोनों को भावुक कर दिया और उनकी आंखों में आंसू आ गए। टास्क फोर्स ने फिर पुलिस विभाग को अपनी खोजों को प्रस्तुत किया, आधिकारिक तौर पर उस हत्यारे की पहचान का खुलासा किया जिसका वे दशकों से पीछा कर रहे थे। अब दुनिया गैरी लियोन रिजवे के बारे में और जानने वाली थी। सॉल्ट लेक सिटी, उटाह में जन्मे गैरी एक परेशान पारिवारिक माहौल में पले बढ़े। उनकी मां को घमंडी बताया गया, जबकि उनके पिता, जो बस ड्राइवर थे, अक्सर अपने पड़ोस में सेक्स वर्कर्स की मौजूदगी की शिकायत करते थे। गैरी को 13 साल की उम्र तक इनकॉन्टिनेंस बीमारी से जूझना पड़ा। इस दौरान उनकी मां उनके जननांगों को धोती थीं, एक ऐसा कार्य जिसने, जैसा कि बाद में उन्होंने स्वीकार किया, उनकी मां के प्रति यौन आकर्षण की भावनाओं को जन्म दिया। ये विचार धीरे धीरे हिंसक कल्पनाओं में बदल गए, जिसमें महिलाओं को मारने की इच्छा भी शामिल थी। 16 साल की उम्र में गैरी ने अपनी पहली जात हिंसक कार्रवाई की, जिसमें उसने एक 6 वर्षीय लड़के को चाकू मार दिया। बाद में उसने स्वीकार किया कि हमले की प्रेरणा यह जानने की इच्छा थी कि किसी को मारने का अनुभव कैसा होता है, लेकिन इस अपराध के लिए उसे कभी दंडित नहीं किया गया। अपनी वयस्कता के दौरान गैरी रिजवे की 3 बार शादी हुई थी। उनकी प्रत्येक पत्नियों ने बताया कि गैरी की यौन इच्छाएं असामान्य रूप से तीव्र थीं और वह अक्सर सार्वजनिक स्थानों या एकांत जंगलों में संबंध बनाने की इच्छा व्यक्त करते थे। जिन वर्षों में हत्याएं हुईं, उन दौरान गैरी वॉशिंगटन के रेंटन में एक ट्रक फैक्ट्री में पेंटर के रूप में काम करते थे, जहां उनके सहकर्मी उन्हें सिर्फ एक साधारण व्यक्ति के रूप में देखते थे। हालांकि उनके पड़ोसियों ने बताया कि गैरी अक्सर इलाके में सेक्स वर्कर्स की उपस्थिति के बारे में शिकायत करते थे, भले ही उन्हें वेश्यावृत्ति की जगहों पर उनकी सेवाएं लेने के लिए जाना जाता था। दिलचस्प बात यह है कि हत्याओं के दौरान गैरी ने भी एक तीव्र धार्मिक उत्साह प्रदर्शित किया और अक्सर उन्हें चर्च के प्रवचनों के दौरान अपनी पत्नी के साथ रोते हुए देखा गया। घर पर गैरी ने घमंडी और विषाक्त व्यवहार का प्रदर्शन किया और अक्सर अपनी महिलाओं के प्रति घृणित दृष्टिकोण को बाइबल की विकृत व्याख्याओं से सही ठहराने की कोशिश की। गिरफ्तारी के बाद गैरी ने जल्दी ही ग्रीन रिवर हत्यारा होने की बात स्वीकार कर ली। उन्होंने अपने कई अपराधों का विस्तृत वर्णन किया और अपने कुछ पीड़ितों के साथ जुड़ी भयावह घटनाओं को साझा किया। जब वह तलाकशुदा थे, उस दौरान गैरी का कैरोल क्रिस्टेंसन के साथ संबंध था, जिसे वह विशेष मानते थे। उनके प्रति कैरोल के प्रेम के बावजूद वह अपने दुखद भाग्य से बच नहीं सकीं। वह उनकी पीड़िताओं में से एक बनी, जिनका शव एक भूरे कागज के बैग से ढका हुआ मिला और उनके शरीर पर मछलियां रखी गई थीं, एक कृत्य जिसे गैरी ने अधिकारियों को भ्रमित करने के लिए किया था। अपनी सभी पीड़िताओं में से कैरोल ही एकमात्र ऐसी थीं जिन्हें उन्होंने कपड़े पहनाए छोड़ा, क्योंकि उनका उनके शव को फिर से अपवित्र करने का कोई इरादा नहीं था। इन खुलासों ने टॉम जेसन और डेव रिचर्ड को परेशान कर दिया और वे गैरी को जल्द से जल्द कटघरे में देखने के लिए उत्सुक थे।
5 नवंबर 2003 को गैरी रिजवे ने अभियोजन कार्यालय के साथ एक याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें उसने 48 हत्याओं को स्वीकार किया। इसके बदले में अधिकारियों ने इन मामलों को बंद कर दिया और रिजवे को बिना पैरोल की संभावना के 48 बार उम्र कैद की सजा सुनाई। इस समझौते में यह भी शामिल था कि उसे उन शवों के स्थानों का खुलासा करना होगा जिन्हें पुलिस अभी तक नहीं ढूंढ पाई थी। अगले कुछ दिनों में गैरी ने जांचकर्ताओं को सीटल के आसपास के विभिन्न स्थानों पर इन अज्ञात डंप साइटों की खोज के लिए ले जाया। पीड़ितों के परिवारों की प्रतिक्रियाएं मिश्रित थीं। कई लोग चाहते थे कि गैरी को मौत की सजा दी जाए। अगले महीने किंग काउंटी कोर्ट में आधिकारिक सजा सुनाए जाने के दौरान रिजवे ने अपने पीड़ितों के परिवारों का सामना किया। एक भावुक क्षण में जब पीड़िता के पिता ने अपनी बेटी की हत्या के लिए उसे माफ कर दिया तो वह आंसू में टूट गया। अभियोजन कार्यालय ने रिजवे को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में वर्णित किया जिसने सेक्स वर्कर्स को तुच्छ समझा और माना कि वह उन्हें खत्म करके समाज का भला कर रहा था। हालांकि मुकदमे के आखिर में अभियोजन कार्यालय ने एक गंभीर संभावना जताई। उन्हें संदेह था कि रिजवे ने जात हत्याओं के बीच के समय में अपनी हत्याओं को बंद नहीं किया था। उनके अनुसार गैरी लियोन रिजवे ने कभी भी हत्याएं करना वास्तव में बंद नहीं किया और उन्होंने अनुमान लगाया कि उसके कुल पीड़ितों की संख्या 20 वर्षों की आपराधिक गतिविधि में 71 महिलाओं से अधिक हो सकती है, जिससे वह संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा सीरियल किलर बन गया। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।